factors that led to the popularity of Indira Gandhi. वे अलग अलग कौन कौन से कारण थे जिनके कारण इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा फेमस हुई, भारत की राजनीति के ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव जमाया। तो वे कौन कौन से कारण थे, हम उसमें पहला लिखते बेटा, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, चमत्कारिक व्यक्तित्व। श्रीमती गांधी became very popular due to her charismatic personality. In the elections to the 4th Lok Sabha held in 1967 and 5th Lok Sabha elections held in 1971, people voted for the Congress on account of that it was being led by Mrs. Indira Gandhi. अगर हम इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की बात करें तो उनका व्यक्तित्व काफी मजबूत था। जो देश की जनता ने 1967 और 71 के आम चुनाव में कांग्रेस को वोट दी थी, उसके पीछे इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व था। भारत की जनता इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पक्ष में वोट किया। She had a strong hold on her party. She was a strong nationalist leader. इंदिरा गांधी, जिसके बारे में सिंडिकेट के नेताओं ने सोचा था कि महिला है, कम अनुभव है, तो वो हर मामलों में उनसे राय मशवरा लेगी, उनके आदेशों पर काम करेगी, लेकिन ऐसा वो नहीं करती। प्रधानमंत्री का पद पाने के बाद वो पार्टी पर अपनी जो बैठ है, प्रभाव है, वो जमाना शुरू करती है और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना शुरू करती है। और उसी बात से प्रेरित किया भारतीय जनता को। भारतीय जनता ने इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को वोट किया। तो इंदिरा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो भी उसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण था। सेकंड, हम लेते हैं इंडो पाक वार 1971 एंड इंडियन विक्ट्री। भारत पाकिस्तान का जो 1971 को युद्ध हुआ बांग्लादेश मुद्दे को लेकर, और उसमें जिस तरह से इंदिरा गांधी ने भारत की जीत कराई, वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व को ही दिखाता है। The 1971 elections were followed by the crisis in East Pakistan and the Indo-Pak War, leading to the establishment of Bangladesh. 1971 का जो चुनाव है वो जो पूर्वी पाकिस्तान में एक आंदोलन खड़ा हुआ था और उस आंदोलन को भारत ने सफल कराया था, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई 1971 में, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन का साथ दिया भारत ने। अगर देखा जाए तो मुजीबुर रहमान को जो बाहर से प्रेरित कर रहा था वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी की इस कूटनीति का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान दो धड़ों में बट गया, पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो एक नया देश बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को नाकोचने चबोए, और जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सैनिकों के सामने ईस्ट फ्रंट पर सरेंडर किया, उससे इंदिरा गांधी की जो छवि थी, इमेज थी भारतीय जनता के बीच में, वो काफी ज्यादा सुदृढ़ हो गई। These events increased the popularity of Indira Gandhi. Even the opposition leaders admired her statesmanship. देश की जनता ने ही नहीं बल्कि जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भी 1971 में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को नाकोचने चबवाए,
उसमें इंदिरा गांधी की जो डिप्लोमेसी थी, कूटनीति थी, उसकी सराहना की है। थर्ड, गरीबी हटाओ, द स्लोगन्स ऑफ रिमूव पॉवर्टी। Indira Gandhi gave a very popular slogan, "Garibi Hatao," in 5th Lok Sabha election. By this slogan, he got the support of backward classes, advised unemployment, youth, minorities group, and scheduled caste, scheduled tribes caste. इंदिरा गांधी ने 1971 में अपना जो प्रसिद्ध नारा था, गरीबी हटाओ, वो दिया। गरीबी हटाओ के नारे के द्वारा इंदिरा गांधी ने देश के गरीबों को देश का विकास करने और देश से गरीबी बेकारी की समस्या को हमेशा के लिए निपटाने का एक सपना दिखाया। इंदिरा गांधी ने देश की जनता को सपना दिखाया कि अगर इंदिरा गांधी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो वो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे देश से गरीबी और बेकारी की जो समस्या है वो समाप्त हो सके। अब इस गरीबी हटाओ का जो नारा था, इस नारे से देश की जनता, खासतौर पर जो पिछड़ी जातियां थी, अनुसूचित जनजातियां थी, उनका सपोर्ट मिला इंदिरा गांधी को। सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, वही 1966 से इंदिरा गांधी देश पर रूल कर रही थी, तभी से इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों का सहारा लिया था। सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड हर वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द पब्लिक। जो इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां थी, उन नीतियों के कारण इंदिरा गांधी देश की जनता के बीच में पॉपुलर हो गई। She started a land reform program in 1969. She ordered the nationalization of India's 14 largest banks. She abolished privy purses. It was in fact a very bold step which made her very popular among the public. इंदिरा गांधी ने 1966 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो समाजवादी नीतियां अपनाई, एक तो उन नीतियों के कारण वो देश की जनता के बीच में अपनी जो इमेज थी उसको काफी मजबूत कर गई। इंदिरा गांधी की जो समाजवादी नीतियां थी, उनमें एक तो उनकी जो भू सुधार कार्यक्रम थे वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए। दूसरा, इंदिरा गांधी ने 1969 में जो 14 भारतीय बैंकों का, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की, जो बैंकों का पहली बार नेशनलाइजेशन था 1969 में, जिसमें 14 जो बैंक थे वो नेशनलाइज किए गए थे। और तीसरा, इंदिरा गांधी ने जो प्रिवी पर्स की समाप्ति की। इन सब नीतियों से इंदिरा गांधी देश की आम जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ गई। इसमें एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि इंदिरा गांधी की दो साम्यवादी नीतियों का वर्णन करें 2 नंबर में, या प्रिवी पर्स के बारे में कि प्रिवी पर्स क्या थी। हमारे को पता है कि जब देश आजाद हुआ उसमें देश में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी ना, मणिपुर, हैदराबाद, कश्मीर, तरावनकोट, बहुत सारी ऐसे रजवाड़े थे देश में। जिस समय भारत सरकार ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत इन देशी रजवाड़ों का भारत में विलय किया था, उस समय देश की सरकार ने इन रजवाड़ों के शासकों को एक विशेष अधिकार दिया था। उस विशेष अधिकार को ही हम प्रिवी पर्स कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट स्पेशल प्रिविलेजेस टू द प्रिंसली स्टेट रूलर्स और एम्परर while they integrate into Indian Union. We call it privy purse.
कि भाई देशी रजवाड़ों को, शासकों को जो एक विशेष अधिकार दिया था, जिसमें उनको कई सारी सुविधाएं दी गई थी, उसको हम नाम देते प्रिवी पर्स का। इस प्रिवी पर्स के कारण एक जो असमानता थी देश की जनता के मध्य, वो सामने आ रही थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने उस असमानता को खत्म करते हुए उन प्रिवी पर्सों को समाप्त कर दिया, देश में समानता का सिद्धांत लागू किया। अब ये जो काम थे इंदिरा गांधी के, इन कार्यों से या इन समाजवादी नीतियों के कारण ही इंदिरा गांधी देश की जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ गई। नेक्स्ट हम लेते हैं वीक अपोजिशन, कमजोर विपक्ष। अनदर रीजन ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी वाज दैट द ऑपोजिशन वाज वेरी वीक। भाई कोई भी पार्टी किसी भी दौर में जब शक्तिशाली होती है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? उसके पीछे मेन कारण होता है कि जो विपक्ष है उसका, वो शायद उस समय कमजोर रहा हो, और यही कारण था इंदिरा गांधी के समय भी। इंदिरा गांधी जिस समय इतनी मजबूत नेता के रूप में उभर रही थी, देश के एक जाने माने चेहरे के रूप में उभर रही थी, उस समय जो विपक्ष था वो विपक्ष काफी कमजोर था, और कमजोर विपक्ष के कारण ही इंदिरा गांधी देश की जनता के बीच में पॉपुलर हो गई। द कांग्रेस आर एंड सीपीआई अलायंस वन मोर सीट्स एंड वोट्स दैट द कांग्रेस हैड ever won. The combined won 375 seats in Lok Sabha and secured 48.4% vote share, while Congress won only 16 seats. With this, the Congress are led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress and restored to its the dominant positions in Indian politics. वही 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर, जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, उन्होंने अलायंस बनाया था सीपीआई पार्टी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब इन चुनाव में कांग्रेस आर को 375 सीटें मिली। दोनों का जो कंबाइन था, अलायंस था, कोलिएशन था, उसको 375 सीटें मिलती है लोकसभा के चुनाव में, और लगभग 48.4% वोट शेयर मिलता है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा धड़ा था कांग्रेस का, कांग्रेस को, उसको महज 16 सीटें मिलती है। और इस तरह जो कांग्रेस आर थी, जिसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी, उसने दावेदारी पेश की कि वो ही पुरानी कांग्रेस है। पंडित नेहरू जिस कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो कांग्रेस कौन सी मानी गई? कांग्रेस आर, जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। और इस तरह कांग्रेस आर ने धीरे धीरे देश की राजनीति के ऊपर अपनी पैठ पकड़नी शुरू कर दी। और जो दूसरा धड़ा था कांग्रेस का, कांग्रेस को, जिसको के कामराज, अतुल्य घोष, निजमें मुकप्पा जैसे नेता लीड कर रहे थे, वो धड़ा धीरे धीरे 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद धराशायी हो गया, समाप्त हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कोलिएशन गवर्नमेंट पर, गठबंधन सरकारों पर, अलायंस गवर्नमेंट। हमने नाम सुना है, हम आमतौर पर एनडीए यूपीए गवर्नमेंट का नाम सुनते हैं। तो एनडीए और यूपीए कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी थोड़ी ना। एनडीए नाम से कोई दल नहीं है अलग से, यूपीए के नाम से कोई दल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये वो बड़े अलायंस है जो आज वर्तमान भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। एनडीए मीन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए मीन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस।
एनडीए को बीजेपी लीड कर रहा है, दूसरी तरफ जो यूपीए है उसको कांग्रेस पार्टी लीड करती है। तो उनका ये एक गठबंधन है। तो ये जो कोलिएशन गवर्नमेंट है ये क्या होती है, अलायंस गवर्नमेंट क्या होती है, ये सरकार की क्या विशेषता होती है और इसकी हिस्ट्री क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोलिएशन गवर्नमेंट इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट where two or more political parties join together in parliament and state assembly to run the government and agree on a common policy program। भाई जो चुनाव होते हैं तो कई बार चुनाव में स्पष्ट मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिल पाती, तो उस समय दो या दो से ज्यादा दल क्या करते हैं, आपस में मिलकर गठबंधन बना लेते हैं। ऐसा गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है, याद रखना। कई गठबंधन चुनाव होने से पहले बन जाते हैं, जबकि कई गठबंधन चुनाव के बाद अस्तित्व में आते हैं। कि जब चुनाव से पहले या चुनाव के बाद दो या दो से ज्यादा दल आपस में मिलकर चुनाव लड़े या सरकार बनाए, तो उसको हम नाम देते हैं अलायंस गवर्नमेंट का, कोलिएशन गवर्नमेंट का। ये जो अलायंस गवर्नमेंट होती है ये एक सामान्य विकास कार्यक्रम पर सहमत होती है। जो भी उस अलायंस गवर्नमेंट में दल होते हैं वे दल एक सामान्य कार्यक्रम पर सहमत होते हैं देश के विकास के लिए, कि भाई सरकार बनने के बाद वो किस तरीके से देश का विकास करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तो उस सामान्य एजेंडा पर उस गठबंधन में शामिल दल आपस में सहमत होते हैं। द यूजुअल रीजन फॉर द अरेंजमेंट इज दैट नो पार्टी ऑन इट्स ओन कैन अचीव ए मेजोरिटी इन द इलेक्शन। इफ ए कोलिएशन collapses, a confidence vote is held or a motion of no confidence is taken। भाई अलायंस गवर्नमेंट तो बन जाती है। जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि भाई 2019 के जब चुनाव हुए तो किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली। सरकार बनाने के लिए क्लियर मेजोरिटी की जरूरत होती है, हाफ प्लस वन सीट की। तो 90 विधानसभा 76 से 90 सीटें थी हरियाणा विधानसभा में। तो सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो था 46 का, लेकिन वो किसी पार्टी को मिला ही नहीं। तब तुमने देखा कि भाई जो बड़ी पार्टी थी उन चुनाव में बीजेपी, उसने एक अलायंस बनाया जेजेपी के साथ और दोनों ने अलायंस बनाकर सरकार बना ली, क्योंकि जो जादुई आंकड़ा था वो उन्होंने पूरा कर दिया। मेजोरिटी दोनों के पास पूरी हो गई और आज वो सरकार भारत में हरियाणा में काम कर रही है। इसी तरह तुम्हारे बिहार के चुनाव में देखा होगा, बिहार चुनाव में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाला दल और बीजेपी दोनों का गठबंधन हाथ में चुनाव में लड़ा। चुनाव से पहले ही वो गठबंधन हो चुका था और सरकार पर अपना कब्जा किया, सरकार बनाई। तो मेन जो कारण है आज गठबंधन का वो क्या है कि भाई कोई भी दल अपने दम पर जो वो क्लियर मेजोरिटी वाला आंकड़ा है वो हासिल नहीं कर पाती और इसलिए गठबंधन की राजनीति का युग शुरू हुआ। गठबंधन की सरकार जब कभी भी अल्पमत में आ जाए तो उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा संबंधित सदन में। अगर वो पास हो गया तो भाई उस सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, वो सरकार टूट जाएगी। In India, the coalition era started in 1989 and became one of the most important feature of the Indian politics system। भारत में ये जो कोलिएशन एरा है ये 1989 के बाद स्थापित हुआ और भारतीय राजनीति की एक मुख्य महत्वपूर्ण
विशेषता बन चुका है। Following region led to the emergence of coalition era in the Indian democratic system। अब हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जिनसे भारत में जो अलायंस एक कोलिएशन एरा स्थापित हुआ। कोलिएशन एरा कम इन इंडियन पॉलिटिक्स विद द स्प्लिट एंड फेलियर ऑफ कांग्रेस इन विनिंग मेजोरिटी। हम देखिए कि 1989 से पहले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस आसानी से जीत हासिल कर जाता था। एक 1977 से 80 का दौर छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष समय भारत में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मेजोरिटी मिल जाती थी आराम से, कांग्रेस पार्टी सरकार बना देती थी। लेकिन कांग्रेस के विभाजन के बाद या कांग्रेस के कमजोर पड़ने के बाद, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जैसे ही कांग्रेस कमजोर पड़नी शुरू हुई तो वो जो मेजोरिटी थी वो हासिल नहीं कर पाई, जिससे सरकार बनाने के लिए उसे दूसरे दलों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। इसी तरह दूसरे दल भी सरकार बनाने की कोशिशें करते रहते थे आपस में गठजोड़ कर। तो कांग्रेस पार्टी का कमजोर पड़ना अलायंस एरा का, कोलिएशन एरा का मुख्य कारण था। सेकंड, टू बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग फ्रंट अगेंस्ट कांग्रेस, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज मेट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कई सारे दल आपस में एकजुट हुए। उन्होंने एकजुटता दिखाई कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, जिससे भारत में एक कोलिएशन एरा शुरू हुई। जैसे 1977 के लोकसभा के चुनाव में जब जनता दल, इंडियन लोकदल और कई सारे दूसरे दल मिलकर आपस में चुनाव लड़ते और कांग्रेस को डिफीट कर देते। थर्ड, हम रीजन लेते हैं द ग्रीड फॉर पावर एंड पोजीशन लेड टू द एमरजेंस ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट। दलों का, नेताओं का लालच और सरकार बनाने की जो इच्छा है वो गठबंधन की राजनीति को आज इंकरेज कर रहा है। कि हर नेता, हर दल कोशिश में लगा रहता है कि उसकी सरकार बने, उसके पास पोजीशन हो, उस पोजीशन के सत्ता के लालच में आकर एक दल दूसरे दलों से कई बार सिद्धांतहीन समझौते करते रहते हैं, गठबंधन करते रहते हैं। अब इसकी एक हिस्ट्री से हम जानेंगे कि कहां पर हम कोलिएशन गवर्नमेंट स्थापित करें। पहले इस तरह की जो कोलिएशन गवर्नमेंट का एग्जांपल मिलता वो तो बेटा जनता दल से ही मिल जाता है। 1977 में जब जनता दल, इंडियन लोकदल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे कई सारे दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस को डिफीट करते हैं और उसके बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण किया जाता है केंद्र में 1977 में। और उस पहले गैर कांग्रेसी सरकार के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मोरारजी देसाई। ये वही मोरारजी देसाई है जिन्होंने 1966 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में पार्टी में चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री पद पाने का। वो वहीं से नाराज चलते आ रहे थे और अब जब मौका मिला उन्हें कांग्रेस को हराने का तो उन्होंने उस मौके को भुना दिया। इसके बाद कोलिएशन जो एज है वो शुरू होती है नेशनल फ्रंट के बनने से, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी। इन 1989 द फर्स्ट कोलिएशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। 5 मेजर पार्टीज, जनता दल, कांग्रेस, एस, तेलुगु देशम, डीएमके एंड असम गण परिषद formed a coalition government headed by वीपी सिंह। 1989 के लोकसभा के चुनाव में जब किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं मिलती तब 5 बड़े जो दल थे, जनता दल, कांग्रेस सेकुलर, एस, तेलुगु देशम, डीएमके और असम गण परिषद, वो आपस में समझौता करके, गठबंधन करके एक गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं जिसमें उस सरकार का नेता चुना जाता है विश्वनाथ प्रताप सिंह को, वीपी सिंह को। इट वॉज सपोर्टेड बाय बीजेपी फ्रॉम आउटसाइड। अब इस गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन देती है बीजेपी।
In 1990, BJP took its support from National Front government. Now this government was not in majority. That's why Vishwanath Pratap Singh resigned from his post. 1990 में बीजेपी जो बाहर से समर्थन कर रही थी गठबंधन सरकार को, इनकी सरकार को, वो समर्थन वापस ले लेती है, जिसके कारण ये सरकार अल्पमत में आ जाती है और इसी कारण वीपी सिंह को रिजाइन देना पड़ा प्रधानमंत्री पद से। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त मोर्चे की सरकार 1996 में बनी। इन 1996 जनता दल फॉर्म्ड ए यूनाइटेड फ्रंट विद द कंसेंट ऑफ कांग्रेस एंड सीपीआई-एम हेडेड बाय एच.डी. देवेगौड़ा। भाई 1996 में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तब जनता दल एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण करता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और सीपीआई जो मार्क्सिज्म पार्टी थी वो इस यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट करते हैं और इस यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट का नेता चुना जाता है एच.डी. देवेगौड़ा को। इन 1997 द कांग्रेस पार्टी विड्रॉ हिज सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। भाई 1997 में जो कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी वो अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, जिस कारण ये जो सरकार थी एच.डी. देवेगौड़ा की यह अल्पमत में आ जाती है और जिस कारण एच.डी. देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ता है। आज की अगर हम राजनीति की बात करें तो जो मुख्य अलायंस है वो अलायंस है, एक तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जिसको बीजेपी लीड कर रही है और दूसरा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए जिसको कांग्रेस लीड कर रही है। तो 1906 के बाद अगर हम देखें तो भारतीय राजनीति में इन दोनों दलों की, इन दोनों गठबंधनों की सरकारें बन रही हैं। जहां 2004 और 2009 में यूपीए सरकार बनी, वहीं 1999, 2014 और 2019 में एनडीए की सरकार बनी।